थेराप्यूटिक अप्रोचेस इस चैप्टर में इतने सारे थेरेपीज के नाम हैं कि मिक्स एंड मैच हो जाता है। स्पेशली जब हम टेक्निक्स की बात करते हैं, बिहेवियर टेक्निक्स है, कॉग्निटिव बिहेवियर में रैशनल इमोटिव थेरेपीज है, तो इन सभी में खिचड़ी बन जाता है। लोगो थेरेपी क्या होता है समझ नहीं आता। सो इन सभी के नाम को याद रखने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस सेशन को पूरा देखना है, ताकि ये जो थेराप्यूटिक वाला जो अप्रोचेस का चैप्टर है, अगर तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उसके बाद भी जो भी टर्म्स हैं, जो भी थेरेपीज हैं, जो भी टेक्निक्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल तुम्हारे माइंड में रट जाएंगे अगर तुम ये सेशन को पूरा देखते हो तो। ठीक है, बिकॉज इस सेशन में हम एकदम सिंपल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और सभी चीज को एकदम आसान बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करेंटली तुम सभी को क्लास 11 एंड क्लास 12 की साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी के कॉन्टेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बच्चे, आज के सेशन में जैसे कि हम जानते हैं, हम करने वाले हैं क्लास 12 की साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर कौन सा है, 5 है ना, थेराप्यूटिक अप्रोचेस को। सो थेराप्यूटिक अप्रोचेस में पिछले चैप्टर में याद है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मैंने पढ़ाया था, कल ही तो तुम लोगों को पढ़ाया था अगर तुम लोगों ने सेशन देखा तो। इस चैप्टर में मैंने बताया था ना, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, मूवी का नाम है ना, तो मुझे मूवी का नाम याद आ गया है। मूवी का नाम था अपरिजित। अपरिजित, हाँ। तो वो साउथ का मूवी है, तो उसमें क्या दिखाता है, उसमें जो पर्सन है, मेन कैरेक्टर है, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। बचपन से कुछ ऐसे इंसिडेंट रहे हैं जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारी पर्सनालिटीज, मल्टीपल पर्सनालिटीज आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो हमने वहां पे पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में सिंपल वर्ड्स में एकदम शुरू से स्टार्ट करें तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हमने समझा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है इंसान को जब उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और बहुत लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेस होता है, तो हमें देखने को मिलता है कि इंसान को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। तो जब डिसऑर्डर हो जाता है तब हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है थेरेपी। ठीक है, और इस चैप्टर में पर्टिकुलरली थेराप्यूटिक अप्रोचेस में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी थेराप्यूटिक यानी कि थेरेपी दी जाती है जब किसी इंसान को हो जाता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, और आप कुछ हद तक समझोगे कि किस इंसान को किस टाइप के मतलब मान लो कि किसी को ओसीडी हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, या ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, तो उसे किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, कौन सी ट्रीटमेंट उसे प्रोवाइड की जाएगी, इन सभी चैप्टर्स में हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। टेलीग्राम पे नहीं हो तो क्यूआर को स्कैन कर लो और ज्वाइन हो जाओ। इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो वहां पे भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, जो भी डाउट्स रिलेटेड इश्यूज जो भी हैं वो तुम अपने लेट्स से इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और पूछ सकते हो। नोट्स का जो पीडीएफ है वो सब तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक। ये जो थेरेप्यूटिक अप्रोचेस है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट आपके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, ऑफ द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इज टर्म्ड एज योर थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। बहुत आसान था, कुछ नहीं रहा इसमें, हवा बना के रखा है इस चैप्टर को। ठीक है, थोड़ी सी चीजें हैं जो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, लेकिन मैं हूं तो सब समझ में आ जाएगा। नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस तुम्हें बताया हुआ है कि साइकोथेरेपी क्या होती है। साइकोथेरेपी और थेरेपी में ज्यादा अंतर नहीं होता। थेरेपी में बस दवाई दी जाती है और कुछ शॉक ट्रीटमेंट दी जाती है। साइकोथेरेपी में इलाज किया जाता है थ्रू कुछ टेक्निक्स के थ्रू। ठीक है, जो बिहेवियर टेक्निक्स हम पढ़ेंगे आगे उसके थ्रू आपका इलाज किया जाता है, इसमें दवाई नहीं दी जाती है। लेकिन जो थेरेपिस्ट है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होना जरूरी है। ओके, सो जब हम बात करते हैं साइकोथेरेपी की, तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जहाँ पे थेरेपिस्ट को ट्रेंड किया जाता है, जैसे मैंने पहले अभी तुम्हें बताया, अंडरस्टैंड एंड चेंज मैलएडेप्टिव। तो इसमें वो क्या करता है, जो थेरेपिस्ट है वो क्या करेगा, उसको ट्रेनिंग अच्छी से मिलनी चाहिए। दूसरा कि आपके जो भी पर्सन होते हैं ना, तो जिन्हें भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तो उनके थॉट्स में, उनके इमोशंस में, उनके बिहेवियर्स में परेशानी होती है, वो मैलएडेप्टिव बिहेवियर हो जाता है, थॉट्स हो जाता है, फीलिंग्स हो जाती है, तो उस पर वो काम करेगा और इसे चेंज करने की कोशिश जो है वो करता है हमारा थेरेपिस्ट। समझ में आया? तो दिस इज द होल प्रोसेस इज नोन एज योर साइकोथेरेपी। क्लियर, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। अब जब हम साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को या पेशेंट को, तो हमारे कुछ एम्स होते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसका हम बेटर रिजॉल्व कर दे, जो भी परेशानी है उसका, जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वो से वो सफर कर रहा है, उसे हम ट्रीट करें फर्स्ट। सेकंड, उसके इमोशनल प्रेशर को, इमोशनली जितना वो परेशान है, डिस्ट्रेस है, एंशियस है, उसको हम कम करें। तीसरा होता है कि हम उसके जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसे हम इंश्योर करें।
ओके उसके थिंकिंग पैटर्न्स और उसके बिहेवियर हैबिट्स को चेंज करे, उसके बिलीव्स को चेंज करे, उसे सेल्फ अवेयर बनाए कि वो अपने खुद के इमोशंस और खुद के फीलिंग्स को समझ पाए और कम्युनिकेट भी हेल्दी तरीके से कर पाए, ताकि उसके रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी एनहांस हो और सोशली वो अच्छे रिलेशंस बना पाए, इंटरेक्शंस कर पाए और सोसाइटी में अच्छे से घुल मिल जाए। ये होता है हमारा एम ऑफ साइकोथेरेपी। समझ में आया? इसमें कुछ भी नहीं था। जब हम बात करते हैं थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप की, तो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप इज प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट। क्या है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप? मतलब क्या कि मैं थेरेपिस्ट हूं और आप पेशेंट हो, तो हमारे बीच में जो फॉर्मल रिलेशन रहेगा, जहां पे आपको मैं ट्रीट करूंगी और आपकी जो परेशानी है उसे मैं ओवरकम करने में आपकी हेल्प करूंगी, तो ये जो रिलेशन हो गया उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। इसमें होते हैं कुछ कंपोनेंट्स, जैसे कि हमारा रिश्ता कितने दिन चलेगा, कैसा होगा, है ना? तो दो चीजें होंगी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होगा। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होगा इन द सेंस हम फॉर्मली एग्रीमेंट करेंगे। आपको आपका क्या काम रहेगा? आपका काम रहेगा कि आप अपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट कराना चाहते हो, इसलिए आप मेरे पास आए हो। ओके और मैं ध्यान रखूंगी मेरा गोल क्या है, रोल्स क्या है एंड सेशंस कितने होंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स होता है, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इन द सेंस एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होगा, इज द सेकंड थिंग। ओके सो contractual in nature in the sense that I have to be in a professional boundary with the patient, first thing which comes in your contractual nature, and formal relationship होगा। दूसरा आता है हमारा कि हमारा जो रिलेशन होगा उसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है? डिपेंड करता है कि आपको कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उस हिसाब से मैं आपको लेट्स से उतने सेशंस दूंगी। अगर आपने हॉलीवुड में ज्यादातर देखने को मिलता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इंसान को होता है तो कुछ सेशंस किए जाते हैं। वेडनेसडे देखा था, वेडनेसडे में भी साइकोलॉजिस्ट के बारे में दिखाया हुआ था। अगर सीजन 2 में शायद दिखाया था, 1 में दिखाया था कि नहीं, नॉट श्योर, बहुत बहुत पहले देखा था। तो ये सेकंड वाले में तो मैंने जितना देखा था उसमें साइकोलॉजिस्ट को दिखाया था, साइकेट्रिस्ट को, थेरेपिस्ट को दिखाया था बेसिकली। तो क्या होता है, सेशंस करते हैं वो, ठीक है? तो ये चीजें हम देखते हैं यहाँ पे। देन आता है हमारा इसी में जो हमारे जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है उसे हम एक थेरेप्यूटिक जो हमारा रिलेशनशिप होता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं हम थेरेप्यूटिक अलायंस। बस अलायंस डाल देते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि तुम्हें समझ ना आए, बहुत आसान है। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अब हमारा जो रिलेशन होता है ना वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जैसा होगा। मतलब मेरा जो पेशेंट होने वाला है उसको जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, हो सकता है वो कुछ गलत बिहेवियर करे या कुछ गलत थॉट्स हों उसके और वो मुझे शेयर करे, तो मैं उसे जज नहीं करूंगी, विदाउट जजमेंट मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी, उसे सुनूंगी। इज व्हाट इज नोन एज योर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कि मैं पॉजिटिव रहूंगी और अनकंडीशनल, कोई कंडीशंस नहीं होगी, कोई जजमेंट नहीं होगा इन द रिलेशन। समझ में आया? दिस इज योर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, दैट शुड बी देयर इन द थेरेपिस्ट। ओके सेकंड, थेरेपिस्ट में होना चाहिए कि थेरेपिस्ट जो है वो अंडरस्टैंड करे फीलिंग्स एंड इमोशंस इन द शूज ऑफ दैट पर्सन, ठीक है? मतलब आपको सिंपैथी नहीं दिखानी है कि मेरे को आपके लिए बुरा लग रहा है, ये आपको नहीं दिखाना है। मैं भी आपको फील कर सकती हूँ, आपको कितना बुरा लग रहा है, आपको कितना खराब फील हो रहा है, ये मैं फील कर सकती हूँ, इज व्हाट नोन एज एम्पैथी। सो मतलब थेरेपिस्ट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ द क्लाइंट, इज नोन एज एम्पैथी। तो ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है कोई भी थेरेपिस्ट है उसके अंदर। समझ में आया? बहुत आसान था, कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो तुम्हें समझ ना आए, है ना? बहुत, ये मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है जिसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, चीजें बस थोड़ा सा समझ लो तो काम खत्म। चलो, टाइप्स ऑफ थेरेपीज में क्या होती है, 3 प्रकार की थेरेपीज जो है वो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, जिसके बारे में हम ज्यादातर बातें करते हैं। पहला होता है हमारा साइकोडायनेमिक थेरेपी। साइकोडायनेमिक थेरेपी उसको दिया जाता है हमारे जो मन में, हमारे दिमाग है ना, जो उसमें अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस रहते हैं, फ्यूचर की कुछ टेंशन्स होती हैं, अभी प्रेजेंट मोमेंट में मुझे कुछ चाहिए और वो मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है? जैसे होता है ना कि हो सकता है कि आपका कोई टेस्ट हो, ठीक है, एंड आपको उतना मार्क्स नहीं मिला जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, है ना? तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपके दिमाग, माइंड के लेवल पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स है जो चलते रहते हैं। तो इसकी वजह से जो परेशानी क्रिएट हो जाती है ना, उसे हम कहते हैं उसे हम ट्रीट करते हैं बेसिकली इन योर साइकोडायनेमिक थेरेपी में, ठीक है? तो आपके जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं इन द माइंड लेवल, अनकॉन्शियस लेवल, उसे हम ट्रीट करते हैं इन द साइकोडायनेमिक थेरेपी।
नेक्स्ट हमारा होता है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में हम क्या करते हैं, आप कुछ गलत बिहेवियर सीख लो, ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज मेनली होता है इसमें। तो कोई इंसान अगर गलत बिहेवियर सीख ले तो उसे हम ट्रीट करते हैं थ्रू बिहेवियरल थेरेपी। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में क्या होता है ना, बेसिकली आप कोई पर्सन है वो अपने एग्जिस्टेंस को लेके मीनिंग ऑफ लाइफ समझ नहीं पाता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पाता, उसे जिंदगी में क्या करना है वो बहुत ज्यादा एंशियस हो जाता है, फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है ना, तो उसे चाहिए होती है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। ठीक है, बेसिकली ये थेरेपीज जो है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ को लेके परेशानी चलती रहती है ना, तो इसीलिए ये सारी चीजें डेवलप हुई है। इंडिया में उतना कुछ खास था नहीं। इंडिया में क्या था वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। एक है तुम्हारा ये क्लाइंट फॉर्मुलेशन, यहाँ से आपके एमसीक्यूज में, बोर्ड एग्जाम्स में देखे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यहाँ से सवाल पूछते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इंक्लूड किया है। क्लिनिकल फॉर्मुलेशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स प्रॉब्लम टू डिसाइड ट्रीटमेंट। यानी कि जब हम परेशानी को समझते हैं ना, तभी हम उसके सॉल्यूशन पे काम कर सकते हैं। इतना तो समझ में आता है तुम्हें? जब हम परेशानी को, प्रॉब्लम को समझ जाए, तभी हम सॉल्यूशंस पे काम कर सकते हैं। Isn't it? So यहाँ पे आपके क्लाइंट फॉर्मुलेशन में बेसिकली कोशिश की जाती है कि हम यहाँ पे परेशानी को समझ लें अच्छे से। ठीक है, तो क्लाइंट का जो भी परेशानी है, जो भी चैलेंजेस वो फेस कर रहा है, वो मेंटल लेवल, अनकॉन्शियस लेवल पे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, या कोई बिहेवियर की परेशानी है, या फिर उसे एग्जिस्टेंस से रिलेटेड परेशानी है, तो ये परेशानी हम सबसे पहले समझते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, उसे हम कहते हैं क्लिनिकल फॉर्मुलेशन। ठीक है, और इसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं, तो द होल प्रोसेस इज कंसिडर्ड टू बी क्लिनिकल फॉर्मुलेशन, जिसपे काम चल रहा है। 3 स्टेप्स है जिसके बारे में आपके बुक ने बताया है, जो कि अभी तक हम बता पाए हैं while doing the research। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी कि हम क्या करते हैं, परेशानी को समझते हैं। गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड द सिम्टम्स, सबसे पहले क्या है, आपको परेशानी समझनी होती है। ठीक है, आपके आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो सबसे पहले आप क्या करो, उस प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम है कहाँ वास्तव में। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, किस लिए होता है आपको पता ही नहीं है। एक बार बैठो और बैठ के देखो कि तुम्हारे दिमाग में कौन सा स्ट्रेस है, क्या परेशानियां हैं। तो जब तुम परेशानी को समझोगे, इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, सिम्टम्स पता करोगे, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप क्या करते हो, आप टारगेट एरियाज पता करते हो, मतलब डिसाइड करते हो कि कहाँ पे बदलाव करना है। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि परेशानी थॉट्स में है या बिहेवियर में है, तो वो परेशानी का पता चलेगा तुम्हें, सिम्टम्स का पता चलेगा। दूसरा, हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट लगेगी। ठीक है, आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम है तो बिहेवियर टेक्निक्स का या बिहेवियर थेरेपी की जरूरत है। आपके एग्जिस्टेंस से रिलेटेड परेशानी हो रही है तो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी चाहिए। अगर आपके अनकॉन्शियस अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स है तो उसके लिए हमें साइकोडायनेमिक थेरेपी देनी होगी। तो ये हम सेकंड लेवल पे करते हैं। तीसरे में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं, टेक्निक्स यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हो सकता है कि किसी पर्सन के बिहेवियर में परेशानी हो, कुछ मैल अडेप्टिव बिहेवियर उसने सीख लिया है, तो तीसरे लेवल पे हम क्या करेंगे, तीसरे लेवल पे हम उसे बिहेवियर टेक्निक्स में भी बहुत सारे बिहेवियर्स टेक्निक्स होते हैं जो कि अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। उन सभी बिहेवियर टेक्निक्स में से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी टेक्निक जो है वो इस पर्सन पे अप्लाई करना है। ठीक है, और किस तरीके से उसे ट्रीट करना है। तो ये सारी प्लानिंग जो है, प्लॉटिंग जो है, वो तीसरे लेवल पे हो रही होती है। अब ये जो अरेंजमेंट है, मैच द कॉलम्स में अरेंजमेंट पूछा जाता है, असर्शन रीजन पूछा जाता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर बोर्ड एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। सो यू डोंट हैव टू लीव इट, तुम्हें ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे कुछ साइकोथेरेपीज के बारे में डिटेल में। जैसे आपके बुक में ज्यादातर डिटेल में बताया हुआ है बिहेवियर थेरेपी के बारे में डिटेल में बताया है, और आपके बुक में बताया है डिटेल में अबाउट द कॉग्निटिव थेरेपी। उसके बाद कुछ और थेरेपीज है जिसको छोटे छोटे में ही एक्सप्लेन करके खत्म। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो 2 थेरेपीज जिसके बारे में डिटेल में बताया है उसे थोड़ा सा डिटेल में समझना है। ठीक है, बिहेवियर थेरेपी क्या है, ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें आपके बिहेवियर, आपने कुछ गलत बिहेवियर उसको याद कर लिया होता है, ठीक है, तो उस बिहेवियर को हम स्टेप बाय स्टेप आपको अनलर्न कराते हैं। ठीक है, और जो हेल्पफुल बिहेवियर है वो आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज द फर्स्ट थिंग। हम कैसे ट्रीट करेंगे, सबसे पहले हम अपने परेशानी को समझेंगे। जब हम बिहेवियर की बात करते हैं ना, तो इंसान बिहेवियर गलत क्यों सीखता है, क्या रीजन है ना, किस वजह से अभी तक ये बिहेवियर चला आ रहा है, ये 3 चीजें हमें पता करनी होती है व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट ऑफ द पर्टिकुलर बिहेवियर। कोई पर्सन है, मान लो वो स्मोकिंग करता है, या वो उसने अल्कोहल पीना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, तो 3 चीजें हमें पता करनी होती है। क्यों स्टार्ट किया, अभी तक वो बिहेवियर क्या है, फर्स्ट तो क्यों आप बिहेवियर है, सेकंड क्यों स्टार्ट किया, और अभी तक क्यों चल रहा है। ये तीनों चीजें अगर हम पता कर लेते हैं तो हम उस बिहेवियर को ट्रीट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले परेशानी को जान लेंगे। दूसरे में हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे इन तीनों चीजों के बारे में। पहला होता है मैल फंक्शनिंग बिहेवियर की प्रॉब्लम क्या है,
प्रॉब्लम क्या है, क्या गलत बिहेवियर उसने सीखा है, उसे हम कहते हैं मैल फंक्शनिंग बिहेवियर। दूसरा होता है एंटीसीडेंट फैक्टर, मतलब किस वजह से हुआ है, किस वजह से उसने ये बिहेवियर सीखा, तो उसे हम कहेंगे एंटीसीडेंट फैक्टर। और किस वजह से अभी तक वो स्मोक कर रहा है या अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है, इज द थर्ड थिंग विच इज मेंटेनिंग फैक्टर। इतना आसान था ना, बस नाम थोड़े भारी भारी रख दिए हैं तो कंफ्यूज हूँ, दैट्स इट। लेकिन चीजें बहुत सिंपल है। तो एक बच्चा था, ठीक है, तो उस बच्चे का एनुअल एग्जाम आ रहा था, ठीक है, एनुअल एग्जाम आ रहा था, तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। कोई बच्चा था जिसका एनुअल एग्जाम आ रहा था, तो एनुअल एग्जाम आ रहा था ना, तो ये क्या था, कॉजिंग बिहेवियर। एग्जाम जो था उसकी वजह से, एग्जामिनेशन की वजह से एंजाइटी हर किसी में होती है, ठीक है। आपको भी थोड़ा थोड़ा फील होता होगा कि आपको एग्जामिनेशन एंजाइटी थोड़ी थोड़ी हो रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या करना है, किससे पढ़ना है, किधर करना है, क्या करना है, नोट्स है नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, तो इसे हम कहते हैं एग्जामिनेशन एंजाइटी, फर्स्ट थिंग। तो ये एग्जामिनेशन एंजाइटी की वजह से हमारा दिमाग दो चीज करता है। पहला कि आप पढ़ाई करना शुरू करो, प्रॉपर प्लानिंग करना शुरू करो। कुछ लोग होते हैं टाइम वेस्ट करना चालू कर देते हैं, कहीं और प्लेजर सीकिंग करने लग जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने किया प्लेजर सीकिंग, ठीक है। तो इसको बहुत डर लग रहा था, एग्जामिनेशन एंजाइटी इज द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उसने क्या किया, स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज अ मैल फंक्शनिंग बिहेवियर। तो ये प्रॉब्लमेटिक एक्शन यहाँ से स्टार्ट कर दिया, उसने स्मोक करना शुरू कर दिया। अभी तक क्यों स्मोक करते जा रहा है, तो एग्जाम बीत गया, बिकॉज उसे थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है व्हेन ही और शी डूज दैट, ठीक है। सो दिस इज द थ्री थिंग्स विच वी गॉट टू नो, क्यों है, किस लिए है, और अभी तक क्यों है। इन तीनों के बारे में पता कर लिया, तो अब हम ध्यान देंगे कि किस तरीके से, किस स्टेप से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। ओके, सो एंटीसीडेंट क्या है, एग्जाम स्ट्रेस, ये तो नॉर्मल बात है, मैंने जो चीज बता दी वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि उसे कौन से बिहेवियर टेक्निक्स के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। बहुत सारे बिहेवियर टेक्निक्स होते हैं, तुमने 11वीं नहीं भी पढ़ी है तो भी यहाँ पे ध्यान से सुन लो। बिहेवियर टेक्निक्स जो हैं, वैसे बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो स्किप कर देते हैं, 11 एंड 12 में डायरेक्ट साइकोलॉजी ले लेते हैं, तो फॉर देम आई एम एक्सप्लेनिंग। बिहेवियरल टेक्निक्स में क्या होता है ना, फर्स्ट टेक्निक इज योर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जहां पे आपको क्या करते हैं, रिमूविंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज बिहेवियर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लो कि जैसे अक्सर क्या होता है ना कि हमें कुछ बुरा फील हो रहा होता है ना, तो हम उस बुरे फील को अवॉइड करने के लिए कुछ करते हैं, जिससे हम कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसका बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल है, ठंड लगती है, ठीक है, अगर आप ठंड में बाहर चले जाओ बिना स्वेटर के, तो आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, है ना। तो जैसे ही आप वो स्वेटर पहनते हो, टू रिमूव दैट अनप्लीजेंट फीलिंग इज नोन एज योर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्लियर। अगर आप टीवी देख रहे हो और आपकी मम्मी आपको बोली कि पढ़ ले, एग्जाम आ रहा है, तो वो तब तक चिल्लाएगी जब तक मम्मी तब तक आपको नैग करेगी जब तक आप अपने होमवर्क नहीं कर लेते, ठीक है, या आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते। पढ़ाई कम से कम करनी तो पड़ेगी ना, 1 घंटा 2 घंटा कुछ भी। तो क्या हो गया, यहाँ पे मम्मी यहाँ पे आपको नैग कर रही है, तो ये मम्मी के नैग करना बंद करे और मैं मूवी अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ, तो इसलिए मैं फटाफट से होमवर्क करके पढ़ के आता हूँ और वापस मूवी देखता हूँ। तो दिस इज योर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। समझ में आया, बहुत आसान है ये, कुछ है नहीं। नेक्स्ट होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट बात अलग अलग चीजें हैं। मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब क्या, कि आपके बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए मैं आपको रिवॉर्ड दूंगी, ठीक है। आपको अगर आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए ना, तो मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात करूंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जहां पे मैं आपके बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको रिवॉर्ड दूंगी। सो दिस इज योर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज टोटली अ बिट डिफरेंट फ्रॉम इट। नेक्स्ट होता है एवर्जन कंडीशनिंग। एवर्जन कंडीशनिंग में क्या होता है, पेयर करते हैं हम अनवांटेड बिहेवियर को विद अनप्लीजेंट स्टिमुलस। अनवांटेड बिहेवियर क्या है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जो अनवांटेड बिहेवियर है इज कि आप, कोई पर्सन है मान लो, वो अल्कोहल पीता है, ठीक है। अल्कोहल पीना जो है ये अनवांटेड बिहेवियर हो गया, तो आज मैं अनवांटेड स्टिमुलस ऐड कर देती हूँ, मैं उसे एक ऐसा मेडिसिन देती हूँ, जब भी उसको खाने में मिला के दिया जाएगा ये मेडिसिन। सो ये जो मेडिसिन है ये इसके खाने में मिला दिया जाता है, जब भी वो अब अल्कोहल के पास भी जाएगा, उसको स्मेल भी करेगा ना, तो उसे वॉमिट होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट नोन एज अनकंडीशनल बिहेवियर था, कि उसे अल्कोहल नहीं पीना चाहिए फिर भी वो पी रहा है, तो दिस इज योर अनवांटेड बिहेवियर। उसे हटाने के लिए मैं अनप्लीजेंट स्टिमुलस डाल दूंगी, उसे शॉक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। व्हेनेवर द पर्सन इज ट्राइंग टू स्मेल द अल्कोहल, उसे शॉक दिया जाए, तो उसके बाद वो कभी भी ऐसा हरकत नहीं करेगा। समझ में आया।
सो दिस इज कम्स अंडर योर अवर्जन कंडीशनिंग। बचपन में ऐसा होता था ना कि तुम जहां बदमाशी करोगे तो वहां तुम्हें पिटाई पड़ती थी, ठीक है, तो ये बदमाशी जो है वो तुम्हारा अनवांटेड बिहेवियर हो गया, और ये जो पिटाई है ये अनवांटेड स्टिमुलस हो गया। तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें पीटे स्केल वेस के, बचपन में होता था ना, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, बस इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से डाल दिया गया, दैट्स इट। नेक्स्ट है आपका टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी क्या है ना कि मतलब टोकन दिए जाते हैं, वैसे तो ये भारत में कम ही दिए जाते हैं, बट या होता है। टोकन इकोनॉमी में क्या होता है ना बच्चे, इसमें आप अगर कोई डिजायर्ड बिहेवियर करते हो तो आपको कुछ टोकन्स मिलते हैं, ठीक है, वीकली आपको एक एक टोकन मिलेगा, और अगर आपने 10 आउट ऑफ 10 टोकन्स ले लिए टोटल, तो यू विल गेट एन रिवॉर्ड, ठीक है। तो ये होता है, अगर आप डिजायर्ड वांटेड बिहेवियर कर रहे हो तो आपको टोकन्स मिलेंगे। अगर आपने डिसाइडेड टोकन्स में से 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर दिया, या जितने भी डिसाइड हमने किए थे उसमें से उतने ला दिए, देन यू विल गेट अ reward. Maybe it can be a picnic reward or it can be something which you want, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन पे। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इज जहां पे आपको ग्रेजुअली एक्सपोज किया जाता है टू समथिंग विच यू आर फियर्ड ऑफ। हो सकता है यहाँ पे जो स्टूडेंट है, आप में से कुछ एक स्टूडेंट हो सकता है जो जिसको डर लगता हो लेट्स से स्टेज पे जाने से। ऐसे बहुत से लोग, अब मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करी हूँ, ऐसे बहुत से बच्चे हो सकते हैं जिसको स्टेज फियर है, ठीक है। वैसे तो ये स्टेज फियर बहुत कॉमन चीज है, पर हो सकता है किसी को फोबिया भी हो इस पे, ठीक है। फोबिया, ये इसका फोबिया क्या होता है पता है ना, लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था फोबिया के बारे में। तो फोबिया हो सकता है किसी पर्सन को, स्पेसिफिक फोबिया में मान लो स्टेज पे जाने से फोबिया है। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन, जिसका मतलब होता है एक सिचुएशन में आपको दो चीजों से एक्सपोज किया जाता है। मान लो आप मेरे पास आए हो, ठीक है, आपको स्टेज फोबिया है, मेरा काम क्या है कि आपको ये स्टेज फोबिया आपके अंदर से निकालना है। तो मैं करूंगी प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन का इस्तेमाल, जहां पे मैं दो चीजें करूंगी। आपको मैं पहले बैठाऊंगी, फिर आपको बैठाने के साथ साथ मैं आपको रिलैक्स कराऊंगी। आपको रिलैक्स कराने के बाद मैं आपको बोलूंगी एकदम ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अब आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, फर्स्ट तो आप रिलैक्स कंडीशन में हो, दूसरा मैं आपको बोलूंगी कि अब आप एकदम इमेजिन कीजिए कि यू आर स्टैंडिंग इन स्टेज, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, तो आपको इमेजिन करना है खुद को कि यू आर इन द स्टेज राइट नाउ। सो ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया आपका सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, जहाँ पे मैं ग्रेजुअली आपको इमेजिन, अभी तो इमेजिन करा रही हूँ, फिर क्या होगा धीरे धीरे हमारा जो स्टेप है वो बढ़ेगा, और एक टाइम पे मैं क्या करूंगी, आपको स्टेज पे खड़ा ही कर दूंगी। यू आर वेरी रिलैक्स बिकॉज मैं आपको ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स करा रही हूँ, एंड एट द सेम टाइम यू आर स्टैंडिंग देयर इन। सो हम क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली एक्सपोज कर रहे हैं टू समथिंग विच यू आर फियर्ड ऑफ, ठीक है। और और लेट्स से रेसिप्रोकल इनहिबिशन में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। इस सिचुएशन में आप रिलैक्स्ड भी हो, और आप अपने फोबिक, आपको जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है उस सिचुएशन में भी हो। तो एक टाइम पे दो दो सिचुएशंस आपके सामने मैंने रखी है, ठीक है। आप एक टाइम पे बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो बिकॉज मैंने आपको रिलैक्सेशन टेक्निक, मैंने जैसे आपने सुना होगा कि आप स्टेज पे जाने से पहले ना अच्छे से मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, रिलैक्सेशन टेक्निक ही है एक तरीके से। अब आप जब स्टेज पे जाते हो ना तो आपके दिमाग जो है वो रिलैक्स्ड होता है, इस सिचुएशन में आप जो बोलते हो वो क्लियरली बोल पाते हो, ठीक है। बट कुछ लोग होते हैं जो इस सिचुएशन में रिलैक्सेशन के बाद भी अगर वो स्टेज पे जाते हैं ना, तो वो उनके दिमाग में बहुत ज्यादा फिर भी डर आने लग जाता है। सो दो चीजें हैं आपके पास, ठीक है, आप सिलेक्ट कौन सा करते हो, ये सारी चीज आपके प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन में आती है। एग्जाम के लिए आपको इतना याद रखना है कि दो चीजें हैं, यहाँ पे आपको एट द सेम टाइम रिलैक्स भी कराया जा रहा है और आपको एक्सपोज कराया जा रहा है इन योर इमेजिनेशन अबाउट स्टेज फियर। दो चीजें हैं यहाँ पे, दोनों में से कोई एक चीज का जो मात्रा है वो इंक्रीज होता है। या फिर अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतना समझ के रख लो कि आपको ग्रेजुअली एक्सपोज किया जाता है टू द थिंग विच यू आर फियर द मोस्ट। इतना भी याद रखना काफी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ मॉडलिंग पे। मॉडलिंग इज नथिंग बट इट इज मच अबाउट यू आर ऑब्जर्विंग बिहेवियर ऑफ मॉडल्स, और लेट्स से रोल मॉडल की भी जब हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं तो दैट कम्स अंडर योर मॉडलिंग। समझ में आया यहाँ तक, ये सारा था आपका बिहेवियर थेरेपी और बिहेवियरल टेक्निक्स में। समझ में आया ना यहाँ तक? मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो बहुत आसान थी और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, है मुझे नहीं लगता। सो नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी में क्या होता है ना, कॉग्निशन पे दिक्कत होती है। कॉग्निशन पे दिक्कत होती है इन द सेंस आपकी थॉट्स, आपकी बिलीव्स, आपके आइडियाज ये नेगेटिव हो जाए। जब हमारे सोच नेगेटिव होती है ना तो हम अजीब सा नेगेटिव फील करने लग जाते हैं, ठीक है। जैसा आप सोचते हो वैसा फील करते हो और वैसे बनने लग जाते हो।
ठीक है, तो ये चीजें आपके होती है। तो शुरुआत आपके आइडियाज और आपके सोच से होती है, जो यहाँ पे कॉग्निटिव थेरेपी ट्रीट करती है, आपके सोच को ट्रीट करना यहाँ पे शुरू किया जाता है। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉग्निटिव थेरेपी, वी हैव टू थेरेपीज पर्टिकुलरली जो आपकी बुक में मेंशन किया गया है। एक है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी गिवन बाय एल्बर्ट एलिस। इसमें हमने देखा है कि एबीसी एनालिसिस होता है। ए का मतलब होता है एक्टिव इवेंट नहीं था, एंटीसीडेंट था। ठीक है, एंटीसीडेंट था आपका। तो एंटीसीडेंट में क्या होता है ना बच्चा, एंटीसीडेंट में होता है कि आपका क्या रीजन है जिसकी वजह से आपने इस तरह के सोच आपके दिमाग में आई। दिस इज इट कैन बी अ फेलियर इन एग्जाम। हो सकता है कि एक बच्चा है, जैसे मैंने बोला, उसका टेस्ट आज था, 10 मार्क्स का टेस्ट था, उसने मान लो स्कोर किया लेट्स से 6। अब ये बुरा तो नहीं है, पर लेट्स से बुरा हो जाए, फिर भी बुरा नहीं है, मान लो उसको फेल ही हो गया। ठीक है, 6 तो पासिंग हो जाता है। फिर भी मान लो वो बच्चा जो है वो 10 में से लेट्स से 3 लाया है और वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो एक टेस्ट में आप, वो भी क्लास टेस्ट था यार, उसमें तुम फेल हो गए, उसके बाद तुम्हें लगता है कि भाई आई एम यूजलेस। ये तो इवेंट था। इवेंट जो है उसे हम कहते हैं ए, विच इज एंटीसीडेंट। बिलीफ में उस इवेंट की वजह से आप सोचना स्टार्ट करते हो कि आई एम यूजलेस बिकॉज आई फेल्ड इन दिस टेस्ट। और तीसरा होता है कॉन्सिक्वेंस, जिससे आपका क्या होता है, अब यहां से आपका कोई इवेंट है, उस इवेंट की वजह से आपने दिमाग में सोच बना ली और वो सोच आपके दिमाग में बार 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 चलती रहती है, जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है। ठीक है, स्टार्ट तो आपका होता है कि आप स्ट्रेस फील करने लग जाते हो, नेगेटिव इमोशंस आते हैं, फिर धीरे धीरे पर्सन जो है वो डिप्रेशन तक भी पहुंच जाता है, अगर ये कंसिस्टेंट रहे तो एबीसी एनालिसिस में होती हैं 3 चीजें। पहला, क्यों आपके दिमाग में ऐसा थॉट आया, क्या इवेंट था। ठीक है, क्या रीजन था। दूसरा होता है कि क्या बिलीफ आपके दिमाग में आ गया है। और तीसरा जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज होता है, जिसकी वजह से मतलब जो स्टेट पे आप पहुंच जाते हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना कि इस टाइप के बिलीव्स क्यों आ जाते हैं, ये इसमें बिलीव्स के एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है। बिलीव्स ऐसे हो जाते हैं कि एवरी वन शुड लव मी, है ना। तो ये इंसान एक स्टेज पे चाहता है कि एवरी वन शुड लव मी और एवरी वन शुड बी लाइक ट्रस्ट वर्दी, मतलब सच बोलना चाहिए सबको, ऑनेस्टी रखनी चाहिए, ऐसा हम बिलीव करते हैं। पर ऐसा जब नहीं होता है ना तो हमें बहुत बुरा लगता है। ठीक है, ऐसा जब नहीं होता है, कुछ इवेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत बुरा लगता है, हमारे खराब एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, तो फिर हमारे कॉन्सिक्वेंसेज अलग हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पे बताने की कोशिश की जाए। तो कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर ये जो रैशनल इमोटिव थेरेपी है, इसमें हम इन्हीं तीनों पे काम करते हैं। एबीसी एनालिसिस किया जाता है। सबसे पहले हम आपके परेशानी को समझेंगे, किस वजह से आपने ये आइडिया आपके दिमाग में, आइडिया या बिलीफ आपके दिमाग में आ गया है। दूसरा, हम आपके बिलीफ पे काम करेंगे। ठीक है, आप जब सोचते हो कि आई एम यूजलेस, उसकी जगह आप ये भी सोच सकते हो कि ये टेस्ट था, वो भी क्लास का टेस्ट। ठीक है, तो क्लास टेस्ट में एक बार हुआ, हो सकता है तुम फेल हो गए, अगली बार फिर ट्राई कर लेना यार, इसमें क्या होता है, चिल रहो, इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और तीसरा होता है कॉन्सिक्वेंसेज। अपने आप को बताओ भाई, बिलीफ में क्या होता है ना, आप अपने बिलीफ को क्वेश्चन करो। ऐसे भी बहुत से लोग हैं, आपने ये 12 फेल वाली मूवी देखी है भाई, देखो लोग फेल होने के बाद भी दे डू वेरी गुड इन देयर लाइफ। सो एक टेस्ट फेल करने, वो भी एग्जाम का मतलब क्लास टेस्ट फेल करने के बाद तुम ऐसे सोचते हो, सोचने वाली बात है। तो ये हो गया आपके बिलीफ को क्वेश्चन करना। अब ऐसे ही नहीं बोल देंगे, पर हाँ एक तरीके से बिलीफ में आपके बिलीफ पे क्वेश्चन उठाने की कोशिश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द थेरेपिस्ट की जाती है, और इसकी वजह से आपका कॉन्सिक्वेंसेस डिप्रेशन नहीं होता है। ठीक है, बिलीफ आपका एक बार चेंज हो गया तो आपके जो नेगेटिव इमोशंस है, बिलीफ के वजह से हमारे इमोशंस इफेक्ट पड़ते हैं, तो इमोशंस भी ठीक हो जाएंगे, और इमोशंस ठीक हो गए तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस भी अच्छे हो जाएंगे। ये सारी चीजें होती हैं आपके RET, दैट इज रिमोटिव रैशनल इमोटिव लेट्स से थेरेपी में। ठीक है, RET इसको शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ तुम एरन बैक के कॉग्निटिव थेरेपी में। सो एरन बैक क्या बताते हैं, डिस्ट्रेस होता है, मतलब इंसान जो है उसको डिस्ट्रेस होने लग जाता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तब होता है व्हेन इट कम्स टू कॉग्निशन। ठीक है, तो डिस्ट्रेस इंसान को होता है बिकॉज ऑफ फॉल्टी थिंकिंग, आप नेगेटिव थिंकिंग करने लग जाते हो। और ये नेगेटिव थिंकिंग एक ही बार में नहीं होती है। एरन बेक इसे 2 तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एक होता है कोर स्कीमास, जिसमें हम देखते हैं कि डीप बिलीव्स होते हैं। आपके बचपन में बहुत सी चीजें ऐसी हुई होती हैं जिससे आपको अंदर में फील होता है दैट यू आर यूजलेस एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। फॉर इंस्टेंस, एक पर्सन हो सकता है जिसको बचपन से ही वैसे तो आजकल काफी सारी मूवीज इसको दिखा भी रही हैं, तो दिखाती है ना कि मेन जो एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं, तो उनका क्या है ना, या नॉर्मल अगर मैं एग्जांपल भी दूं तो इसमें क्या होता है ना कि बचपन में
जैसे होता था पहले के टाइम पे, अभी भी कुछ जगह होता होगा, लड़कियां जब होती हैं तो उनको बचपन में ही मतलब बच्चों बॉयज से कंपेयर किया जाए तो गर्ल्स को स्कूलिंग नहीं प्रोवाइड की जाती थी, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती थी। देन उन्हें जो सन है उससे थोड़ा अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता था इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एंड आखिर में उसे शादी करा के भेज दिया जाता था। अब वो घर में तो उसे अपने घर में उसको कुछ खास लेट्स से रिकॉग्निशन नहीं मिली, शादी करने के बाद जब वो दूसरे घर में जाती है वहां पे भी आपको उसको प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिली। तो यहाँ पे क्या है, बचपन से ही उसको ऐसा फील करा गया है दैट यू आर अनवांटेड। ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो ये चीजें आपकी बचपन से शुरू होती हैं, जब आपका बर्थ होता है, आपके फ्रेंड्स, आपके स्कूल्स, आपके पीयर्स, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, यहाँ से शुरू होती है। और ये डीप फीलिंग्स जो है वो धीरे धीरे इंसान के दिमाग में, ये दिमागी लेवल पे होता है, आपको पता नहीं चलेगा, दिमागी लेवल पे इंसान सोचता रहता है, सोचता रहता है, और आखिर में ये चीजें जो है रैशनल यानी कि कोर स्कीमास बन जाती हैं आपके दिमाग में, सबसे ज्यादा ये लेट्स से बैठ जाती हैं, लेट्स से। ठीक है, डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में आपकी थिंकिंग यहाँ पे डिस्टॉर्ट होने लग जाते हैं, विच लीड्स टू नेगेटिव इंटरप्रिटेशन। अब क्या होता है ना, स्टेज पे आके इंसान हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, हर चीज पे नेगेटिविटी, मतलब कुछ हो रहा है ना तो हर चीज में से नेगेटिविटी निकालेगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है, इतना खराब है, अरे तुमने घर ले लिया, ये घर लिया तुमने, ये इतना छोटा सा है, इसमें कितना क्या ही कितने पैसे तुम लोग पे कर रहे हो और इतने छोटे से घर में हो, मतलब इस टाइप की हर जगह से तुम्हारी नेगेटिविटी निकाली जाती है इन योर डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। और ऐसे इंसान हमेशा परेशान और दुखी रहते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, जिसकी हम बात करें पर्टिकुलरली, तो इनका ट्रीटमेंट किया जाता है थ्रू इनके बिलीव्स पे, बिकॉज बिलीव्स एक बार बन जाए ना तो इसे चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट व्हेन इट कम्स टू योर कॉग्निटिव थेरेपी, हम बिलीव्स को धीरे धीरे क्योर करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे friend does not reply, person thinks they hate me and feel sad, this is an example just to make you understand. So therapy helps correct this interpretation, जहाँ पे हम आपके beliefs को once again question करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो therapist है वो बेसिकली क्या करता है, आपके beliefs ऐसे हैं, आप ऐसा मानते हो कि they hate me, let's say, why will they hate you, and if they hate you also, will it impact your life? कुछ हो जाएगा अगर कोई, कुछ सेट ऑफ पीपल विल हेट यू, कुछ हो जाएगा, तुम्हारा बुरा हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपके बिलीफ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ तरीके से काम किया जाता है टू इम्प्रूव दिस थिंग्स। so that is what Aaron Beck is trying to explain the problem, and further the solutions can be that gradually step by step आपके थिंकिंग्स को ठीक किया जाए, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका, तो ये दोनों जो है वो आपके जानने लायक बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लेके आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में आते हैं सीबीटी, जहां पे आपको बात की जाती है कि यहाँ पे आपके कॉग्निशन, आपके थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग पे भी काम किया जाता है, और आप जो गलत बिहेवियर सीख लेते हो उस पर भी काम किया जाता है। अक्सर सीबीटी को यूज किया जाता है डिप्रेशन को क्योर करने में, क्योंकि डिप्रेशन में इंसान नेगेटिव सोच भी रहा होता है और गलत बिहेवियर्स भी करने लग जाता है। एंजाइटी और फोबियाज या ओसीडीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फियर ऑफ स्पीकिंग, change believes I will fail, change belief I will fail plus gradual exposure in practice। यानी कि होता है इंसान को कि स्टेज फियर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, बहुत से लोग होंगे जिनको स्टेज फियर है। ठीक है, उनको लगता है कि वो अगर स्टेज पे जाएंगे तो सब हंसने लग जाएंगे, फेल हो जाएंगे, वो लोग अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें डर लगने लगता है। ठीक है, तो हम उसके डर पे काम कराएंगे। ठीक है, उसके कॉग्निशन पे काम कराएंगे, कैसे? उसको ग्रेजुअल बार बार उसको प्रैक्टिस कराओ, पहले तो मिरर में वो प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, तो उसका जो कॉन्टेंट से बोलना है वो उसके दिमाग में अच्छे से याद हो गया, तो अब उसको प्रैक्टिस कराएंगे स्टेज के सामने जाके या मिरर के सामने जाके, तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल लेवल पे मैंने बताया, पर ऐसी चीजें ऐसे तुम कनेक्ट करके समझ सकते हो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी किस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी, जहाँ पे ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में क्या किया जाता है, आपके ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम की जाती है। मतलब आपको अवेयर किया जाता है आपके बारे में। ठीक है, दैट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। फर्स्ट थिंग, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो कि आप क्या फील कर रहे हो, और उस पर काम करो, अचीव करो मीनिंगफुल लाइफ, अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में लाओ। ठीक है, इंप्रूव करो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को कि आप क्या लाइफ के बारे में सोचते हो, अपने बारे में क्या सोचते हो, एक्सेट्रा। थेरेपिस्ट यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो क्लाइंट है वो डिस्कवर करे, अपने अंदर के पोटेंशियल्स को वो जाने, और जो इमोशनल ब्लॉक्स है, अक्सर इंसान जो है वो इमोशनल लेवल पे गड़बड़ी करता है, मतलब इमोशनल हो जाता है बहुत ज्यादा, हर कोई होता है, बहुत ज्यादा होता है कुछ लोग। तो उस जगह पे आपको ओवरकम कैसे करोगे इमोशनल ब्लॉक्स को, आपको क्या करना होता है, अपने ऊपर थोड़ा काम करना होता है। तो यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक वाले जो थेरेपिस्ट होते हैं वो आपको यहाँ पे डील करना सिखाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट होता है एक्सिस्टेंशियल थेरेपी, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, हमें पता नहीं होता, हमें लाइफ में मोटिवेशन नहीं होता, हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं अपने फ्यूचर को लेके, तो ये सारी चीजें हो जाती है। और ये जो सफरिंग है, ये जो थॉट्स है, वो बहुत ज्यादा लेट्स से एंजाइटी के रूप में बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक रहती है ना, तो उससे डिसऑर्डर टाइप की चीजें हो जाती हैं, डिप्रेशन टाइप की चीजें हो जाती है एक्सेट्रा। तो इसे ट्रीट कैसे किया जाए, तो इसके बारे में आता है एक्सिस्टेंशियल थेरेपी में आता है लोगोथेरेपी, विच इज गिवन बाय विक्टर फ्रैंकल। नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक और बार बता भी दे रही हूँ, मैंने जो बिहेवियर टेक्निक्स बताई है, जो पूरा का पूरा बिहेवियर टेक्निक्स है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लेट्स से केस बेस के लिए एंड क्वेश्चंस के लिए। बिहेवियर थेरेपी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, और इस चैप्टर में कॉग्निटिव थेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों ही पता होना चाहिए, स्पेशली आरईटी तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सीबीटी वाज आई एक्सप्लेन यू, ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल भी मैंने समझा दिया। एक्सिस्टेंशियल थेरेपी में, लोगोथेरेपी में क्या होता है ना, इंसान को मोटिवेट कराया जाता है कि आप अपने लाइफ के मीनिंग को जानिए। थेरेपी में हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट को अपनी सफरिंग्स को एंड करना उससे सिखाते हैं, जो भी परेशानी है उसकी, उसे एंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी में क्या होता है ना बच्चा, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी में एंजाइटी होती है जैसे फॉर इंस्टेंस डेथ, आइसोलेशन, फ्रीडम, मीनिंगलेसनेस, इस टाइप की एंजाइटी होती है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, ये सोचने लग जाते हैं, इतना आगे पहुंच जाते हैं। आइसोलेशन होता है, अकेला फील होता है, इस टाइप की एंजाइटी होने लग जाती है। आपको फ्रीडम में परेशानी, मीनिंगलेसनेस, आपको कुछ समझ नहीं आता। तो पर्सन फीलिंग लाइफ हैज नो पर्पस, उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ पर्पस नहीं है, क्योंकि आखिर में उन्हें मरना ही है। तो इस टाइप की डीप थॉट्स जब बन जाते हैं ना, तो परेशानी होने लग जाती है। तो थेरेपिस्ट जो है वो उन्हें मीनिंगफुल लाइफ में गोल्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनकी लाइफ बेटर हो जाती है एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाओ क्लाइंट सेंटर थेरेपी में, जो कि कार्ल रॉजर ने दिया था। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्लाइंट सेंटर थेरेपी के बारे में थोड़ी देर पहले इन द सेंस सेल्फ एंड पर्सनालिटी में हमने बात की थी उसमें, इसके बारे में। क्लाइंट सेंटर थेरेपी में क्या होता है ना कि आपको वार्म, एक्सेप्टिंग एंड एम्पैथेटिक रिलेशंस बताया जाता है। ठीक है, अभी हमने इसके आई गेस इधर में मैंने अभी पढ़ाया है भी तुम्हें क्लाइंट सेंटर थेरेपी के बारे में। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड से रिलेटेड ही है क्लाइंट सेंटर थेरेपी, जहाँ पे हम क्या करते हैं, थेरेपिस्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। थेरेपिस्ट में उसे इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो एक्सेप्टिंग बने, एम्पैथेटिक बने एंड वार्म रिलेशन प्रोवाइड करे, जिससे जो क्लाइंट है वो अपने परेशानी जो है फैसिलिटेट करके थेरेपिस्ट को बता पाए और थेरेपिस्ट उस पर काम कर पाए। तो थेरेपिस्ट मस्ट लिसन्स विदाउट जजमेंट एंड हेल्प क्लाइंट अंडरस्टैंड हिज और हर फीलिंग्स एंड सॉल्यूशंस पे भी काम कर सके हम। जेस्टाइल थेरेपी क्या होती है, गिवन बाय फ्रेडरिक पर्ल्स एंड लॉरा पर्ल्स, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो इन्होंने क्या बताया, जेस्टाल्ट मतलब होता है कि एज अ होल हम चीजों को देखते हैं। सो वी फोकस ऑन प्रेजेंट and aware about your present thinking, feeling, actions and not think about so much past and future about it. So that is what आपके present awareness पे फोकस किया जाता है, present feelings पे फोकस किया जाता है इन योर gestalt therapy। तो आप अपने होल पर अभी ध्यान दीजिए। That's what talks about in is talked about in the gestalt therapy। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ है। 2025 का जो 25 वाला बोर्ड एग्जाम अभी बीता, उसमें डायरेक्टली सवाल बना था फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग वाला, और ये एथिक्स, ये दोनों सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम छोड़ना नहीं है इसे। ठीक है, ये एकदम रट्टा मार के रखो, ये 6 मार्क्स में ही पूछेगा तो। ठीक है, तो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द हीलिंग ऑफ साइकोथेरेपी, कैसे साइकोथेरेपी में हील कराया जा सकता है। तो कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती है अगर आपको हीलिंग करानी है। तो पहला, कि जो थेरेपिस्ट है उसको ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनलिज्म, ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, जो भी मेथड्स वो यूज करे वो ढंग का यूज करे, और वो मेथड्स यूज करने के लिए भी उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग, एफिशिएंसी, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। दूसरा होता है थेरेप्यूटिक अलायंस, यानी कि जो रिलेशन है बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट वो प्रॉपर होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। तीसरा होता है इमोशनल रिलीज, आप किसी को भी अपने इमोशंस के बारे में नहीं बताते हो। ठीक है, इंसान अपनी फीलिंग्स के बारे में हर किसी को बताते हुए नहीं चलता है। ठीक है, आप अपने इमोशंस, मतलब आपने फ्रेंडशिप की, नहीं हुई, हो सकता है आपके फ्रेंडशिप को, हो सकता है 6 महीने हो गए, फिर भी कुछ लोग होते हैं ना जो अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं शेयर करते हैं, बिकॉज उतना ज्यादा कंफर्टेबल अभी नहीं हुए हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, सो दैट इज व्हाट नोन एज, सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि इंसान जल्दी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता है, तो उसे हम इतना जो थेरेपिस्ट है उसे इतना वार्म रिलेशन प्रोवाइड करना है कि जो पेशेंट है वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए, बोल पाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैथारसिस। ठीक है, थर्ड, चौथा होता है कुछ नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स, जैसे पेशेंट जो है उनके पास मोटिवेशन होना चाहिए कि उन्हें ठीक होना है। ठीक है, और थेरेपिस्ट के पास इतना होना चाहिए कि वो वार्मथ, कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनलिज्म उनके पास हो,
and they should be focused in their goals. नेक्स्ट होता है एथिक्स इन साइकोथेरेपी. साइकोथेरेपी में कुछ एथिक्स होते हैं, जैसे पहले कि आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट, आपका कंसेंट हो, मतलब आप पेशेंट जो है वो चाहता है कि उसे ठीक होना है ना, और यू आर टेकिंग द कंसेंट ऑफ देम, वट एवर टेक्निक्स यू आर गोइंग टू यूज, और वट एवर लेट्स से थेरेपी आप उसे देने वाले हो, उसका कंसेंट ले लेना पहला. दूसरा होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी वो चीजें आपके अपनी इमोशंस के बारे में ओपन अप हो तो आपको उसका इमोशन का ढिंडोरा नहीं पीटना है. तीसरा होता है कि आपको गोल की तरफ पता होना चाहिए. आपका गोल क्या है कि उसके परेशानी को आप, सफरिंग्स को आप एंड करो. चौथा होता है कि मेंटेन करो अपने प्रोफेशनल बाउंड्रीज को. और पांचवा होता है कि अपने ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटीज को रिस्पेक्ट करो, अपने भी और उसके स्पेशली. ठीक है. और नेक्स्ट होता है इंश्योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, स्किल्स, ट्रेनिंग्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए. अब मैं जैसे इंडिया के बारे में बात करी थी, तो इंडिया में बेसिकली मेंटल प्रॉब्लम्स पहले के टाइम पे थी नहीं, अभी अभी थोड़ी थोड़ी देखी जा रही है. पैनिक अटैक्स लोगों को होते जा रहे हैं. मॉडर्न लाइफ में मॉडर्न तरीके की परेशानियां हो रही हैं, और परेशानियों के बीच में परेशानियों के लेट्स से मॉडर्न टाइम्स हैं, अलग अलग चैलेंजेस हो रहे हैं, तो चैलेंजेस के हिसाब से अलग अलग इंसान को परेशानियां होती जा रही है, विच इज ऑल्सो लाइक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. ठीक है. सो व्हेन इट कम्स टू ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, जब हम बात करते हैं कि ये तो थेरेपीज हो गया जो हमारे थेरेपिस्ट के अलावा कोई और हमें दे नहीं सकता, तो पैसा तो लगना तय है. एग्जाम्पल दे रही हूँ. लेकिन कुछ ऐसे भी ऑल्टरनेटिव तरीके होते हैं जिससे हम अपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या स्ट्रेस, एंजाइटी को डील कर सकते हैं अपने खुद के लेवल पे. जब स्ट्रेस की बात हो, एंजाइटी की बात हो, हमें अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में ये चीजें नॉर्मल है, कॉमन है, लेकिन जब ज्यादा होने लग जाती है तब डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन वाले स्टेट आता है. तो इसको आने नहीं देने के लिए तुम्हें ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स को हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, खुद के लेवल पे चेंजेस लाने चाहिए. तो योगा इज द फर्स्ट थिंग. पतंजलि के अष्टांग योग में, सूत्रास में बहुत सारे आसनास हैं, प्राणायाम है, जो हमारे बॉडी पोस्चर्स और ब्रीदिंग से रिलेटेड दोनों के कॉम्बिनेशन एंड हेल्प करते हैं. बेनिफिट क्या है? वेलबींग, मूड्स, आपका मूड बहुत बढ़िया रहता है, आप हमेशा आपका हेल्थ हमेशा अच्छा रहता है, आप बीमार जल्दी पड़ोगे नहीं, आपका अटेंशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आप फोकस अच्छा कर पाते हो, और आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर भी आते हैं. तो योगा करना शुरू कर दो. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ. 30 मिनट्स रोज करना चाहिए. ठीक है. 30 मिनट्स भी बहुत है करने के लिए रोज. नेक्स्ट होता है मेडिटेशन. मेडिटेशन कुछ लोग प्रेफर करते हैं, attention focus करते हैं towards one thing is what known as meditation. It can be your breathing, it can be chanting mantras, etc. विपासना मेडिटेशन. अब ये जो एग्जाम से रिलेटेड, अब यहाँ से होता है एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक, जहाँ पे ये असर्शन पूछते हैं. असर्शन रीजन, अगर आपने टॉप 50 एमसीक्यूज देखा था, वहां पे हमने देखा था कि असर्शन रीजन में पूछा था कितने डायरेक्टली विपासना मेडिटेशन के बारे में. सो असर्शन रीजन से रिलेटेड विपासना, स्काई, जो भी हम पढ़ेंगे आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट या फेवरेट टॉपिक है असर्शन रीजनिंग का, एमसीक्यूज का, तो आपको ध्यान रखना है. विपासना मेडिटेशन में क्या होता है, इसे हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन बोलते हैं. इसका मतलब क्या होता है? माइंडफुलनेस का मतलब होता है आप प्रेजेंट हो, अभी जो चल रहा है उस प्रेजेंट सिचुएशन में प्रेजेंट हो. ऐसा नहीं कि आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है, आप सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो. ऐसा नहीं कि लेक्चर चालू है, आपका दिमाग तो कहीं और ही घूम रहा है. तो ये होना नहीं चाहिए. विपासना और मेरे माइंडफुलनेस इज मेनली अबाउट योर प्रेजेंट सिनेरियो. यू आर फोकस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी. आप आंखें बंद करते हो, आपकी बॉडी में क्या फीलिंग्स चल रही है, क्या इमोशंस है, मतलब आप सभी चीजों के बारे में ध्यान दे रहे हो, अवेयर हो, पर्टिकुलरली दैट वी सी इन दी विपासना. स्ट्रेस रिडक्शन होता है, एंड जो डिप्रेसिव एपिसोड्स है वो भी कम होते हैं, ऐसा देखा गया है. स्काई, जिसे हम कहते हैं सुदर्शन क्रिया योग, योग के अंदर एक बहुत ही फेमस स्काई है, जिसके अंदर हम देखते हैं रैपिड रिदमेटिक ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं. मतलब ब्रीदिंग रैपिडली किया जाता है, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, जहाँ पे नॉर्मल से ब्रीदिंग जो है वो थोड़ी फास्ट होती है, हाइपर वेंटिलेशन जिसे हम कहते हैं पर्टिकुलरली. तो यहाँ पे क्या देखा गया है ना, कि ये बहुत हेल्प करता है, ये जो हाइपर वेंटिलेशन या स्काई है, इसने हेल्प किया है एंजाइटी, पीटीएसडी, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड परेशानी, सब्सटेंस, किसी को नशे की प्रॉब्लम होती है तो वो भी अगर स्काई वाले प्रैक्टिस करे तो उसे बहुत इंप्रूवमेंट देखा गया है. एंड क्रिमिनल जो होते हैं, क्रिमिनल ऑफेंडर्स होते हैं, उनको रिहैब में ये सिखाया जाता है, वो बहुत हेल्पफुल रहा है. जनरल स्ट्रेस रिडक्शन के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा. और ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है आपका लेट्स से NIMHANS. इसका फुल फॉर्म आपको लिखना है इन द कमेंट सेक्शन, इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होमवर्क. मैं बता देती हूँ, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है. NIMHANS का फुल फॉर्म. ठीक है. तो यू आर गोइंग टू राइट दिस फुल फॉर्म इन दी कमेंट सेक्शन विथ टाइम स्टैम्प्स. कुछ महान बच्चे हैं मेरे जो टाइम स्टैम्प्स के बिना आंसर लिख देते हैं और फिर
मुझे समझ नहीं आता कि वो कौन से सवाल का जवाब लिख रहे हैं बाद में, ठीक है? तो ये नहीं करना है, तुम्हें टाइम स्टैम्प्स देना है। तो इसका फुल फॉर्म लिखना है। तो दिस इज़ योर फॉरेन में जो स्टडीज़ परफॉर्म की गई हैं, उसके हिसाब से उन्होंने बताया है, ये जो योगा है, पर्टिकुलरली जो सुदर्शना क्रिया योगा है, ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, इंसोमिया जैसी परेशानी है, रात-रात भर नींद नहीं आती है, नींद की परेशानी है, एक अलग ही। तो इससे ट्रीट करने में भी स्काई जो है बहुत ज़्यादा बेटर या हेल्पफुल रहा है, ठीक है? रिड्यूसेस डिप्रेशन एंड स्ट्रेस लेवल्स। नेक्स्ट है कुंडलिनी योगा, जिसको यूएसए में टीच भी किया जाता है। ये एक ऐसा प्राणायाम है जहाँ पे चैंटिंग मंत्र का जाप किया जाता है, ब्रीदिंग टेक्निक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉन लीनियर साइंस कैलिफोर्निया में ये बताया गया है, मतलब जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है उसने खुद बताया है कि ये जो ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसको ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कुंडलिनी योगा, ठीक है? इसने प्रिवेंट किया है रिपीटेटिव डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन में डिप्रेसिव एपिसोड्स आते हैं तो उसको भी ट्रीट करने में इसने बहुत हेल्प किया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज योर रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटल इलनेस। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कोई पर्सन जो है वो मेंटली इल होता है तो उसको रिकवर कराते हैं, इल पर्सन रिकवर्स, उसको स्किल दिया जाता है और वापस से इंटीग्रेट कराया जाता है टू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिहैबिलिटेशन, जहाँ पे उसे हम पेशेंट से बनाते हैं क्या, एक ऐसा मेंबर जो कि इंडिपेंडेंट है एंड प्रोडक्टिव मेंबर है ऑफ द सोसाइटी। ओके, दो कंपोनेंट्स या दो चीजें होती हैं जिसका हम ध्यान रखते हैं व्हेन वी आर इन रिहैबिलिटेशन स्टेज। फर्स्ट कि हम आपके सिम्टम्स को रिड्यूस करें, जो भी सिम्टम्स आपको हुए थे थेरेपी और मेडिटेशन के थ्रू, जो हेलुसिनेशंस होते हैं, पर्टिकुलरली सिजोफ्रेनिया किसी को होता है ना तो उसको हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं, या फिर लेट्स से डिल्यूजन्स होते हैं, तो उसके सिम्टम्स को पहले हम कम करते हैं, ठीक है? और दूसरा हम क्या करते हैं, जैसे सिम्टम्स कम हो जाते हैं तो मेडिटेशन के थ्रू से हम थोड़ा सा और बेटर फील कराते हैं, रिलैक्स कराते हैं, फोकस बनाते हैं उस पर्सन को। सेकंड इज व्हाट वी ट्राई टू डू इज क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करने के लिए उसे हम स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे सोशल स्किल्स हो सकता है, वर्क एबिलिटी, डेली लाइफ। जैसे इन डिसऑर्डर्स लाइक सिजोफ्रेनिया इट रिड्यूसेस सिम्टम्स, ऑफन इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब रिहैब में हम आपको एम्पावर करते हैं पेशेंट्स को बाई गिविंग स्किल्स। फॉर इंस्टेंस ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इंसान जो भी पेशेंट्स होते हैं बेसिकली उन्हें सिखाया जाता है कॉन्फिडेंस, मतलब क्राफ्टिंग, सिलाई कढ़ाई, सिलाई कढ़ाई भी नहीं बट क्राफ्टिंग, गार्डनिंग सिखाई जाती है, ऑफिस टास्क, सिलाई कढ़ाई भी आई गेस इसी में आते हैं, ठीक है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, जिससे आप ऑक्यूपेशन कर सको बाद में। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में आपको कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, इंटरेक्ट करना सिखाया जाता है, जैसे आप प्रैक्टिस करो ग्रीटिंग्स, आई कांटेक्ट बनाओ, हैंडलिंग करो कॉन्फ्लिक्ट्स को, है ना, बातचीत करो, ऐसी एक्टिविटीज में आपको डाला जाता है। वोकेशनल में आपको जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, वर्क अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, हेल्प्स पेशेंट बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। एंड चौथा होता है विच इज योर कॉग्निटिव रीट्रेनिंग, जहाँ पे आपके अटेंशन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम की जाती है, जहाँ पे आपको मेमोरी एक्सरसाइजेस कराया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन टास्क, प्लानिंग कैसे करते हैं, पजलिंग, कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जिसके थ्रू आपके ब्रेन के जो कॉग्निशन है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले टेक्निक्स जो है वो आप लर्न करते हो, ठीक है? आपको ग्रेजुअली सिखाया जाता है वापस से। सो दैट्स इट बच्चा, अगर आपने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इंश्योर कीजिए कि आप सेशन को लाइक करते हैं, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है आपको कि सेशन हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, ठीक है? सो थेरेप्यूटिक अप्रोचेस इज वन ऑफ द बीन वेरी इजी चैप्टर, बहुत आसान था, बहुत बहुत आसान था, कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा लगता है कि समझ नहीं आता है, बट लेट्स से इट वाज रियली वेरी इजी। आई वांट एवरीवन टू राइट इन द कमेंट सेक्शन जो होमवर्क मैंने दिया है, और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि मैम चैप्टर तो बहुत आसान था, सब कुछ क्लियर हो गया है, ठीक है? सो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशंस में। एंड जहां तक मैंने बताया था हमारे 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं जो कि हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है? सो टिल देन वंस अगेन टेक केयर एवरीवन, एग्जाम के लिए पढ़ते रहो, और जो सेशंस है चैनल पे, बहुत सारे चैनल्स में सेशंस अवेलेबल हैं, एमसीक्यूज के सेशंस हमने कर रखे हैं, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज हैं, तो उन सेशंस को देखो तो तुम्हें हेल्प मिलेगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और जस्ट देखना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिलेगा क्लास 12 साइकोलॉजी के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले प्लेलिस्ट, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे सेशंस मिलेंगे, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अभी के टाइम में, ठीक है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो इसलिए आई एम आंसरिंग ओवर हियर राइट नाउ। या सो वंस अगेन टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।